अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहती हूँ आपको फेस टू फेस में। मैं हूँ फराह हाशमी और आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पे, साथ ही साथ सदर ट्रंप का ईरान के हवाले से एक बार फिर सख्त बयानात और लास्ट में अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की लेटेस्ट अपडेट के हवाले से। इससे पहले हम आज के फर्स्ट स्टोरी पर जाएं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी शहजाद हुसैन भट्ट साहब को। और भट्ट साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जनरल इंतखाबात हो रहे हैं 2026 की, क्या इनसाइट्स हैं आपके पास, क्या अपडेट्स हैं? देखें काबिल एहतराम फराह हाशमी साहबा, ये जो इलेक्शन आपने फरमाया आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 2026 के बाद दुरुस्त है। और इसकी मैं तफसील थोड़ी सी आपको पहले बता दूँ कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 हल्कों और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मकीम जो हमारे कश्मीरी मुहाजिरीन भाई हैं, 12 नशिस्तों पर पोलिंग जो है वो आज इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। वोटों की गिनती इस वक्त जारी हो चुकी है और रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, LA-27 या मैं क्लियर कर दूँ, मुजफ्फराबाद में इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए थे, बाकी सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं। आज जब सुबह का आगाज़ हुआ था तो पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और शाम 5 बजे तक जारी रही थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को रश के बाद, क्योंकि अफराद ज़्यादा थे, 1 घंटा का अजाफी वक्त देना पड़ा जो इलेक्शन कमीशन ने दिया। अच्छा, आज़ाद कश्मीरी इंतखाबात का ये दूसरे मरले में मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूँ कि 12 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर मेरे कश्मीरी भाई हैं जो दूसरे मरले में हिस्सा ले रहे हैं। 12 लाख की तादाद है और मुजफ्फराबाद डिवीज़न की जो 9 नशिस्तों पर 208 उम्मीदवार और 8,09,621 रजिस्टर्ड वोटर जो है वो अपना हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, महाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है, जबकि मुजफ्फराबाद के अजला में 1483 पोलिंग स्टेशन जो है वो मुजफ्फराबाद में भी कायम हुए हैं, जबकि जम्मू और वैली की जो 6 नशिस्तें हैं उन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मकीम जो मेरे भाई कश्मीरी वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। और पूरी आबोताब से ये इलेक्शन जो है ये हो रहा है। बट साहब, आसान अल्फाजों में हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है? देखिए, अगर आप ये बात पूछेंगी कि हुकूमत किसकी बनती जा रही है तो फिर आपको माज़रत के साथ पीछे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्शन 3 मरलों में है। पहला मरला मुकम्मल हो चुका है, दूसरा आज मुकम्मल हो रहा है जिसकी काउंटिंग हो रही है। अगर आप पहले मरले को ज़रा मॉनिटर कर लेंगी तो उस पर गौर करें कि वो मीरपुर डिवीज़न की जो नशिस्तें थी 13 नशिस्तें थी, वो 13 नशिस्तें आज 12 पे है, इससे कबल 13 पे नशिस्तें। अब वो जो 13 नशिस्तें थी उसमें मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली, वो तो 9 की तादाद आई है। मुस्लिम लीग की सीटों की तादाद 9, जबकि पीपल्स पार्टी जो थी वो 4 पे रही है, जबकि पीटीआई ने हस्बे मामूल बाइकाट जो करना होता है उन्होंने बाइकाट किया। लिहाजा 9 मुस्लिम लीग नून के पास, 4 पीपल्स पार्टी के पास 13, तो उनकी अददी ताकत देखे ना, नून बहुत आगे जा रही है। फराह, वैसे भट्ट साहब, गुज़िश्ता रोज़ आपने रायविंड की हमें खबर दी थी, तो अब उस पर कोई फर्दर अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ, उस पर फर्दर अपडेट्स जो हमने आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात है उसकी अपडेट भी मेरे पास आई हैं और मैं आपके नाज़रीन को खबर दे देता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से ने जो गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग की थी जिसमें शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी शरीक थी, उसकी लेटेस्ट और ताज़ा खबर ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फ़ैसला कर लिया है और बाज़ाब्ता तौर पर उस शख्स को मुबारकबाद भी मोबाइल पर दे चुके हैं। मेरे मुकीम रायविंड में जो सोर्स है उसने मुझे ये इत्तला दी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर का फैसला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कर लिया है, नाम उसका उन्होंने तय कर लिया है। लेकिन ये वो नाम है जो 4 नाम हमने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किए हुए, या कोई नया नाम है? सिर्फ इतना बता दें, मैं आपसे नाम नहीं पूछ रही, लेकिन उन्हीं 4 नामों में से एक नहीं है। आप ठीक फरमा रही हैं, जो उस वक्त हमने 3 नाम दिए थे उन तीनों नामों में से एक है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता नाम क्योंकि अभी उनकी राजदारी है। थोड़ी सी खबर मेरे पास है लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं खेलना चाहता। मैं सिर्फ आपको 2 बातें करना चाहता हूं कि इस रायविंड की मीटिंग के हवाले से एक तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का नाम तय कर चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून का होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कह दूं कि इस मीटिंग में मौजूद एक खातून ने एक बड़ी सख्त बात की है और उस खातून ने यह फिक्रा कहा है
कि ये जो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी सड़कों पर है, एहतजाज है, धरने हैं, ये सारा मैस जो है ये पीपल्स पार्टी का किया धरा है। वो ये खातून कौन है? वो खातून ने शहबाज शरीफ साहब की तरफ मुतवज्जा होकर कहा कि ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी का किया धरा है, और जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी फरमाया है कि ये प्राइम मिनिस्टर होगा तो ये शख्स जो है ये वहाँ पर मैस ख़त्म करेगा। और मेरे जो आज़ाद कश्मीर में ज़राए हैं उनके मुताबिक मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मुझे लग रहा है कि 14 अगस्त से पहले आज़ाद कश्मीर में एक अच्छी हुकूमत बन चुकी होगी, जॉइंट एक्शन कमेटी का धरना ख़त्म हो चुका होगा, और मेरा ख्याल है मामला पाकिस्तान की तरक्की की जानिब आगे बढ़ रहे होंगे। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है PMLN ही जीतेगी। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू फेस। सदर ट्रंप के ईरान के हवाले से सख्त बयानात के बाद एक बार फिर यू टर्न। आइए जानते हैं अपने मेहमानों से कि करंट सिचुएशन आखिर है क्या। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब को, और उसी के साथ हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मौजूद होने का। पहला सवाल ब्रिगेडियर साहब आपसे मैं करना चाहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो हमेशा यू टर्न के हवाले से फेमस रहे। वंस अगेन बहुत बड़ी धमकियां देने के बाद दोबारा से उन्होंने अपने फैसले तब्दील कर लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या सिचुएशन चल रही है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में बहुत डेस्परेशन थी, और इसके बाद ये यकीनन डिसीजन हो चुका था। मैसिव स्ट्राइक्स पे उन्होंने जाना था, और वो इसमें इजराइल ने भी शामिल होना था। सो एक तरफ से मैसेजिंग भी हो रही थी कि हम ये कुछ कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम देखें कि एट द 11th आवर उन्होंने जब प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पे पड़ा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो बताया जाता है कि सऊदीज MBS ने उनको कॉल किया, क्योंकि सऊदीज का बड़ा इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, एंड सऊदीज अंडरस्टैंड कि अगर इसमें एस्केलेशन होती है तो कितना बड़ा नुकसान है। सऊदी इकॉनमी स्टेक पे है, और आप देखें बाबुल मंदब भी बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद है, तो उनके इकॉनमी पे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। फिर देखें सऊदीज का बड़ा इन्फ्लुएंस है ट्रंप के ऊपर एज फार एज ईरान की स्ट्रेटजी जब पॉलिसी बनती है, और नंबर ऑफ ओकेजन्स में MBS प्रिवेल कर गया है। फिर पाकिस्तान का कलीदी किरदार रहा है, तुर्किया कर रहा है, और इसके साथ साथ ओमान ने भी बात की, कतर ने भी बात की, इजिप्ट ने भी बात की। वो फैक्टर था। एक और जो फैक्टर जो समझते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ वार के चांसेस थे, जो अगर वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्हें जाना था, एनर्जी प्लांट्स पे जाना था, तो जो डिस्ट्रक्शन GCC कंट्रीज में होनी थी, तो दैट इज वन ऑफ द अदर फैक्टर थी। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप का भी ये भी मानना है, क्योंकि अब वहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से 1929 और 30 के दरमियान देयर वाज ए पीरियड ऑफ टाइम जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन माना जाता है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए थे, और उस वक्त जो प्रॉब्ली उनके प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट होवर थे, वो भी रिपब्लिकन थे, जिससे अमेरिकन इकॉनमी बैठ गई थी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है कि मैं वो नहीं बनना चाहता हूँ, और फिर ऊपर से अमेरिका के ऊपर जो उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे ऑयल के, वो रिड्यूस हो रहे थे। अमेरिका देखे 22 मिलियन बैरल डेली के हिसाब से ऑयल प्रोड्यूस करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, और उनकी डेली कंजम्पशन इज 14 to 15 बिलियन बैरल्स के है। अब जब सिंस ब्लॉकेट हुआ, बाउल मंदब भी बंद हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद हुई, तो इन पे प्रेशर इसलिए पड़ा क्योंकि यूरोप जो एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया वे डिमांडेड ऑयल फ्रॉम अमेरिका। तो अमेरिका के अपने स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व थे वो कम होने शुरू हो गए थे, तो वो अलग उन पर प्रेशर था। तो देयरफॉर मेरा ख्याल में उसके डिसाइड किया। फिर देखे इजरायली आया था, नेतन्याहू की ख्वाहिश थी कि ये स्ट्राइक्स इस वीकेंड्स पे हों, लेकिन ट्रम्प ने इसका मतलब ये था कि जो वो प्रेशर कोशिश कर रहा था इन्फ्लुएंस करने को ट्रम्प को, उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। और फाइनली ट्रम्प ने एक हैज ओपन ए डोर फॉर नेगोशिएशन की एक चांस दी है कि आप बैठें, और लाइकली है कि ओमान और ईरान किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ऑलरेडी 3 ऑप्शंस पे बात हो रही है। होपफुली के दरमियान में एक ऑप्शन होगी जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुलेगी और नेवल ब्लॉकेड भी लिफ्ट किया जाएगा। अगर ऐसा खुदा न खास्ता नहीं होता है तो इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन गल्फ के अंदर।
जी एयर मार्शल साहब, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि जहां हम देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान F-35 गिराने की बातें हमने सुनी, मगर इसी दौरान पीस टॉक चल रही है। तो जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने ही बोला कि बहुत जल्दी पीस टॉक होगी और किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि पीस टॉक कब तक कामयाब हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और ब्रिगेडियर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरे नज़दीक बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो है ना, अमेरिका और इजराइल ये जंग हार चुकी हैं। उन्होंने जो अपने डायरेक्टिव्स या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए थे 28 फरवरी को, उनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं कर सके। जो पहला फेज ऑफ वॉर था जो जून तक चल रहा था, मिड जून तक, उसके अंदर उन्होंने हर चीज़ कर ली। उन्होंने कोई 4000 से ज़्यादा टारगेट्स को एंगेज किया, कोई 24,000 से ज़्यादा सॉटीज उड़ी, लेकिन वो ईरान के घुटने नहीं टिकवा सके। लेकिन एक चीज़ उनको बहुत समझ में आ गई कि जब तक इजराइल इस रीजन के अंदर एक्टिव है तो अमेरिका को वो सपोर्ट गल्फ कंट्रीज से नहीं मिलेगी जो वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है। इसलिए जो सेकंड फेज ऑफ वॉर है, जो पिछले 1.5 से 2 महीनों में हमने देखा है, इस फेज ऑफ वॉर में उन्होंने एक के बजाय 2 थिएटर्स ऑफ वॉर बना लिए। एक ईरान, जिसको कंप्लीटली अमेरिका हैंडल कर रहे, और दूसरा जो है लेबनान के, जहां इजराइल अपनी ग्रेटर इजराइल स्ट्रेटजी या पॉलिसी को एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर आप देखें कि पिछले 5 से 6 हफ्तों के दरमियान इजराइल ने गाजा के 60% कब्जे इलाके के ऊपर कब्जा किया है, लेबनान के 25 से 30% इलाके के ऊपर कब्जा किया है। उसने जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है उसके साथ अपना जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको एक्सपेंड किया है, और वो जो है अब वेस्ट बैंक को भी क्रॉस करके जॉर्डन के अंदर चले गए हैं, और उन्होंने 23 या 24 जो गांव हैं उधर जो हजारों साल पुराने थे उन पे कब्जा कर लिए। सो जो हम ये चीजें देख रहे हैं पिछले 1.5 से 2 महीनों में इस इलाके के अंदर, वो ये हरगिज शो नहीं करते कि अमेरिका और इजराइल जो है उन्होंने कोई बैक सीट ले ली है। उन्होंने सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए ये जंग शुरू की गई थी, और वो थी इजराइल को इस इलाके में एक हेजमन की सूरत के तौर पे उभारना और उसके बॉर्डर्स को एक्सपेंड करना। अब इस वक्त हम जिस सिचुएशन में हैं, सेकेंड फेज ऑफ वॉर में भी अमेरिका जो है वो कोई भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। आप कितनी ही बॉम्बिंग कर लें, आप कुछ भी कर लें, जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे आप विक्ट्री हासिल नहीं कर सकते। सो ये जो हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो स्टेटमेंट सुनते हैं, इनको सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए कि वो एक्चुअली अपनी शर्मिंदगी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि ईरान किसी तरीके से उनको एक वो लीवरेज दे दे जिससे वो अपने अवाम में जाके कह सकें कि जी कि मैंने बजोरे बाजू या बजोरे शमशीर जो है ना ये एक विक्ट्री हासिल की है अमेरिका के लिए, जो कि ईरान अभी तक देता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यही सबसे मुश्किल काम है जो इंटरलोक्यूटर्स हैं या जो मॉडरेटर्स हैं बीच में, पाकिस्तान, कतर, मिस्र, तुर्की, उनके लिए यही सबसे मुश्किल काम है कि किस तरीके से इस्लामाबाद MOU को एक्टिवेट करें या किसी एक नए डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ें जिससे दोनों पार्टीज को एक विक्ट्री का नोशन मिल जाए। अगर आप इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को देखते हैं तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो बाबुल मंदब है वो बसूरे शमशीर या आप कहें कि बाय फोर्स ना अमेरिका खुलवा सकता है, ना ही एक वेस्टर्न अलायंस अलोंग विद गल्फ कंट्रीज खुलवा सकता है, क्योंकि ये दोनों इतनी पतली पतली स्ट्रेट्स हैं कि इनको रोकने के लिए आपको फिजिकली उधर मौजूद होना नहीं पड़ता। यहां से मूवमेंट को रोकने के लिए आपने सिर्फ इस इलाके को माइन करना है जो कि बहुत छोटा सा इलाका है। दोस्त फरमा रहे हैं काबिल एहतराम एयर मार्शल साहब, हम आपकी बात से, बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात से 100% मुत्फिक है, लेकिन ब्रिगेडियर मसूद साहब से ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में असल जो जंग में हमारा मसला था, हमने फ्रीक नहीं बनना था,
ब्रिगेडियर साहब, हम फ्रीक नहीं बने और इस जंग के असरात से खुद को महफूज रखना था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो सफारती पॉलिसी है इस पर अभी तक तो हम कामयाब हैं, लेकिन हमने गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की टीम, शहबाज शरीफ साहब की टीम मुसलसल राब्ते में है, सऊदी अरब भी राब्ते में है, और अभी तक बड़ा हमला ईरान पर नहीं हुआ जिसका रुकवाने का क्रेडिट मेरे पाकिस्तान को भी जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं, क्या यही पॉलिसी जो है वो हमारे कौमी मफाद में है, या वक्त आ गया ब्रिगेडियर साहब कि हमें वाज़ेह सफारती पॉलिसी का किरदार अब अदा कर लेना चाहिए? ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, देखिए कि हमारी पॉलिसी वेरी क्लियर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। जब हम बात करते हैं दैट इज पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। पाकिस्तान ने किसी मौके पे भी ये नहीं सोचा कि मुस्लिम ममालिक आपस में लड़े, स्पेशली जब ईरान वर्सेस जीसीसी कंट्रीज देखें डिस्ट्रक्शन होगी और आपस में उसके जो इम्प्लिकेशन होंगे तो बहुत सीरियस इम्प्लिकेशन होंगे रीजन के लिए। दैट्स वाई आप देखें जिस तरह हमने पास में एफर्ट की, फील्ड मार्शल ने जो सिंसियरिटी के साथ जो वो उन्होंने विजिट्स किए और उसके बाद डिप्लोमेसी उनकी रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ राब्ते में, इवन अब भी देखे बिहाइंड द सीन पाकिस्तान एक्टिव है। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की आप देखें ना कि इंपॉर्टेंस इस तरह है कि जब वो अभी रिसेंटली तुर्किया गए तो प्रेसिडेंट एर्दोगान ने उनको रिसीव किया एयरपोर्ट पे, तो दैट इज द क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की है। सो पाकिस्तान फरीक इसलिए भी नहीं बनेगा, पाकिस्तान पैचअप कराना चाह रहा है, और दैट्स वाई इवन देखें कि सऊदी अरब में हमारी प्रेजेंस वहाँ पे है। सो पाकिस्तान की प्रेजेंस है डिफेंसिव इन नेचर है, लेकिन ये है अगर आप पे कोई अटैक होता है या सऊदीज पे होता है तो यकीनन पाकिस्तान देन मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली बाउंड टू सपोर्ट एंड हेल्प सऊदी अरब। लेकिन वहाँ पे ऐसे हालात वाक़यात हम वहाँ भी नहीं चाहते हैं कोई ऐसा वाक़या हो जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन अदरवाइज जब मजबूरन ऐसा कुछ होता है तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन अब यह है कि आप देखें कि पाकिस्तान की कामयाबी का असल राज क्या है, इट इज़ द ट्रस्ट। ईरान का ट्रस्ट है, आपका जीसीसी का ट्रस्ट है, अमेरिका का ट्रस्ट आपके ऊपर है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, और फील्ड मार्शल अभी बकौल आप देखें ना कि जिस तरीके से हमें नजर आता है ना कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है खित्ते के अमन के लिए, सो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी अभी भी ख्वाहिश है और जो किरदार हमारा है बिहाइंड द सीन की पीस एंड स्टेबिलिटी, और उम्मीद हम ये करते हैं कि जो ऑप्शंस अभी ओमान ने दिए हैं और जिस तरीके से एक फेस सेविंग की जब बात हो रही है अमेरिका के लिए, तो हमारे ख्याल में इससे बड़ा ऑप्शन अभी नहीं मिल सकता है जो अभी ओमान के जो बातचीत ईरान के साथ चल रही है। और ये आपस में अगर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले वाइल टेकिंग जीसीसी कंट्रीज ऑन बोर्ड, तो मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए फेस सेविंग भी होगी, वो भी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करे, और एट द सेम टाइम ईरान जो अपने मकासद में भी पूरा होगा कि वो के विन नहीं किया या क्लेप्स नहीं हुआ, लेकिन अपनी बात भी मनवाया। सो मेरे ख्याल में दैट इज हमारी कोशिशों की पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। एयर मार्शल सईद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया को आप भी मॉनिटर करते हैं, मैं भी कुछ देख लेता हूँ, उसमें तो ये आ रहा है इस वक्त कि पूरी दुनिया कह रही है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि अमेरिका का असला जो है वो तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, और जो अमेरिकी जनरल हैं वो कहते हैं कि ये इसराइल की जंग है, हम इसमें मज़ीद कूद नहीं सकते, अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सकते, अपने बच्चे नहीं मरवा सकते। जानना किबला एयर मार्शल साहब आपसे ये चाहता हूँ कि अभी तो त्यारे गिरने की बात हो रही है कि ईरान के पास तो हम सुनते थे कि त्यारों की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अब जो है वो ईरान त्यारे भी मारना शुरू हो गया है। इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या सीखा ईरान ने और क्या सीखा अमेरिका ने? एयर मार्शल साहब देखिए, हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि जो है ना इस इलाके के अंदर अमेरिका अपनी जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है उसके तहत वो कोई ऐसा अमल नहीं कर सका जिससे ईरान जो है वो घुटने टेक दे। लेकिन इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जो इस वक्त सबसे बड़ा असर जो हम इस जंग में देख रहे हैं वो ये है कि एक आयरन डोम या एयर डिफेंस नेटवर्क जो अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज ने इस मुल्क में इस इलाके में बनाया था, उनके पास इंटरसेप्टर्स और रेडार्स जो हैं वो क्रिटिकली कम हो गए हैं। अभी कल ही मेरे ख्याल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर शाया की है, शायद जिसको आप भी रेफर कर रहे हैं, कि ये जो उनके पैट्रियट मिसाइल्स हैं वो ऑलमोस्ट 66% यूज हो चुके हैं। उनके ना टोटल नंबर कोई 2300 के करीब थे और अब उनके पास 600 कुछ
रह गए हैं। सो ये जो है ना एक बहुत ही वो अपनी जिसको कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक डिप्लीशन हो गई है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो सेकंड फेज ऑफ वॉर है इसमें जो ईरानियन सरफेस मिसाइल्स है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, उनका एक तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई है और दूसरी जो वो टारगेट्स के ऊपर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। मार्शल साहब, आप तो त्यारों को बहुत समझते हैं, हमसे बहुत ज्यादा ग्रिप है आपकी। ये जो त्यारे ईरान मार रहा है ये कैसे, हमने तो ये सुना था इसके पास पार नहीं है, कौन है पीछे ईरान के जो त्यारे गिरवा रहा है ईरान से सर? जी देखिए, ये जो F-35 है जिसका बहुत जिक्र हो रहा है वो जॉर्डन का जो उनका अल अर्जक बेस है उधर तबाह हुआ है, और वो इसी वजह से हुआ है कि जो जॉर्डन के पास भी जो इंटरसेप्टर्स थे वो कम हो गए, और जो मिसाइल्स फायर हुए थे उन्होंने जाके जो अमेरिकन बेस को बहुत डेडली हिट किया है। सो वहां जमीन के ऊपर वो खड़ा हुआ था जहाज जो तबाह हो गए। जहां तक एयर टू एयर यानी कि सॉरी ग्राउंड टू एयर फायरिंग का ताल्लुक है, अगर आपको याद हो शहजाद साहब, अभी कुछ दिनों पहले एक खबर लीक हुई थी कि चाइना ने बहुत सारे मैन पैड्स, कोई 40,000 के करीब मैन पैड्स जो हैं वो ईरान को सप्लाई किए। अगर वो मैन पैड्स का मतलब होता है कि वो शोल्डर माउंटेड सैम्स, अगर आपके पास अच्छे शोल्डर माउंटेड सैम्स हो तो वो जहाज जो लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर आते हैं, जो कि अमेरिकन और इजराइल एयरक्राफ्ट आ रहे थे क्योंकि उनको एक टोटल सुप्रीमेसी इस जगह हासिल थी, तो अब वो सुप्रीमेसी चैलेंज हो रही है ईरान की तरफ से थ्रू शोल्डर माउंटेड सैम्स। और डेफिनेटली अगर आप नीचे आएंगे और बहुत ज्यादा मिसाइल्स फायर होंगे तो 2-3 जहाजों का गिरना इज जस्ट नॉर्मल। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका को अब एहसास हो रहा है कि जो उसकी एयर सुप्रीमेसी थी ईरान के ऊपर, अब वो भी ईरान अब चैलेंज करने लगा है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच एयर मार्शल साहब। अब वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू फेस। पिछले 2 एपिसोड से हमारी कोशिश ये थी कि पीटीआई के टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की हम हर अपडेट आप तक पहुंचाएं, और इसी के साथ आज हमारे पास आपके लिए एक और फ्रेश अपडेट है। पुलिस ने अहम पेशे रफ्त का दावा किया है, तो आइए जानते हैं भट्ट साहब से। जी भट्ट साहब, क्या इन्वेस्टिगेशन कह रही है इस दावे के हवाले से बताएं। फराह हाशमी साहिबा, आपके पेशरफ्त हुई है, बहुत तेजी से पेशरफ्त हो रही है। अब बहुत देखिए, सीटीडी भी इस काम को सर अंजाम दे रहा है, पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, सहाफ़ी, हम जैसे सहाफ़ी भी अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मकतूल के जो अहले खाना है वो भी तफ्तीश कर रहे हैं। अब चीज़ें जो बिखरी स्कैटर्ड थिंग्स थी ना वो कंपाइल होना शुरू हो गई है। मैं आपको आज के मौजू के ऊपर 3 टॉपिक्स पर बात करूंगा, 3 एपिसोड कह ले। एक में आपसे बात करूंगा एक शख्स की जिसका नाम होगा अरसलान जट। ये अरसलान जट कौन है? फिर मैं आपसे दूसरी बात करूंगा आज के टॉपिक पर नारोवाल के रिहायशी जमान कोगी भट्ट। ये कोगी भट्ट है, गोगी भट्ट नहीं है लफ्ज, क्योंकि गोगी भट्ट तीफी भट्ट साहब के भाई भांजे जो ग्वाल मंडी वाले वो जरा मशहूर है। ये नारोवाल के रिहायशी कोगी भट्ट साहब, इसका इस केस से क्या ताल्लुक है। और तीसरी आखिरी बात मैं आपसे करूंगा कि जो मैं पिछले 2 एपिसोड से आपको कह रहा हूं कि इस कत्ल की कड़ियां जो है फरा वो मिल रही हैं सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब के जो रिहायशी हैं उनका जो भाई यहाँ पर राना जाहिद है, उसका एक कज़न भी हिरासत में, उसकी वालदा को विगवा उठा लिया गया है। इस पर भी बात करते हैं। वालदा को क्यों उठाया? विगवा जी, विगवा का मतलब है फरा, जैसे मैंने कोई पाप किया है जिंदगी में, खुदा ना खास्ता मैंने पाप किया है तो, और मैं इश्तिहारी हो गया हूँ, मैं राना जाहिद हूँ, मैं सऊदी अरब चला गया हूँ, मेरे विगवा के तौर पर आप मेरा बड़ा बेटा उठा ले, ठीक है, उसको हवालात में पाबंदे सलासल कर दे, उसे कहें तेरा कोई कसूर नहीं बेटे, रोटी पानी खा, जब तेरा बाप आएगा तो उसको तो छोड़ देंगे तुझे। ये होता है ऑन बिहाफ ऑफ विगवा, ये पुलिस की जबान में। विगवा तो क्या ये कानून में ये कहीं है विगवा? और क्या ये हुकूमत को पता है कि ऐसी अभी भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं पाकिस्तान में? देखिए फरा, बात ये है हुकूमत के इल्म में हर चीज़ होती है, लेकिन चोर पंजाबी में कहते हैं जो चोर दी मान उफड़ना है ते पहले तुसी चोर दी मान उफाड़ लो, चोर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। ये पुराना एक, इसको कहते हैं गवेड़। ये लेकिन हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं विगवा को छोड़कर। अच्छा जी, टॉपिक ये है आज का कि नारोवाल के रिहायशी जमान गोगी की बात करते हैं, अरसलान जट की।
अरसलान जट साहब जो है, ये साबिक टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में ये तस्वीर जो आप देख रही हैं, ये बड़ा अहम मुल्ज़म है। ये इसका नाम जो है पुलिस के ज़राए में, पुलिस की तफ्तीश में इसकी तस्वीर आई है और ये इसको सपारी इसको मिली थी। अरसलान जट जो शूटर है, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मेरी ज़ाती नहीं है, इसके मुताबिक गुजरांवाले से गाड़ी लेकर किराए पर हासिल की इसने और अरसलान 2 शूटर के हमरा गाड़ी में लाहौर आया। अच्छा, इसका जो सहूलतकार था वो मोटरसाइकिल लेकर आया। यहाँ गुलबर्ग के इलाके में इसको मोटरसाइकिल भी फराहम की गई है और वारदात के बाद मरकजी शूटर अरसलान गाड़ी को लेकर फरार हुआ था। अच्छा, पहले मोटरसाइकिल पे काम लगाया, फिर गाड़ी में बाद में पुलिस ने 6 सहूलतकार और जो गाड़ी और मोटरसाइकिल वो दोनों कब्जे में ले लिए। गाड़ी भी पकड़ी गई है इस वक्त तक पुलिस की तहवील में। इंकशाफ नहीं कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, लेकिन चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। मैं जैसे मैंने आपको कहा था ना कि स्कैटर्ड थिंग्स, अब उसको कंपाइल किया जा रहा है। गड्डी भी कोल है, मोटरसाइकिल भी कोल है। अच्छा, मकतूल ताहिर अब्दुल्ला की मुख्तलिफ जो है ना वो कारोबारी लेन देन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रेत का कारोबार करता था और रेत की बुनियाद पर इससे हुआ काम ये। अच्छा, इस टिकट होल्डर के साथ साथ आपको एक स्टोरी और भी बताता जाऊँ। मेरे एक दोस्त है फुरकान शाह, वी-लॉगर है, क्राइम करते हैं, उनके साथ एक शाहिद चौधरी है, वो भी वी-लॉगर है। ये उन्होंने स्टोरी दी थी, क्योंकि हम साफ़ी हम अपना क्रेडिट नहीं लेते, द क्रेडिट नॉट टू मी, ये मिस्टर शाहिद का क्रेडिट बनता है जिसने पहले, मैं उसका फॉलोअप दे रहा हूँ। हाउएवर मैं इस पर तहकीक कर रहा हूँ कि इसकी स्टोरी ठीक है या नहीं। उसने कहा कि नारोवाल के रिहायशी ज़मान कुगी भट्ट, ये ज़मान कुगी भट्ट साहब जो हैं, इन्होंने इसको रेत के तनाज़े पे कत्ल करवाया है। नारोवाल के रिहायशी जो रमज़ान कुगी भट्ट है वो ऑलरेडी इश्तिहारी हैं। उन्होंने अपने एक भाई को भी कत्ल करवाया है। अपने भाई को, सगे भाई को, सगे भाई को भी उन्होंने, झगड़ा हुआ था, उसको भी कत्ल करवा दिया था। और इस वक्त ज़राए के मुताबिक वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो इस वक्त अमेरिका में शायद मकीम है। कनाडा या अमेरिका, 2 चीज़ें आ रही हैं जहाँ पर वो अमेरिका में। उनके लिए कोई रेड वारंट जारी किया गया है? उनको कैसे बुलाएंगे यहाँ पर? नहीं बुलाएंगे तो उनको डोली देकर ही बुलाएंगे। शूटर को बुलाना इतना आसान नहीं होता। मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे मुआहदे हैं, लेकिन हर मुल्क के साथ नहीं है। मतलब दुबई, यूएई, शारजा से हम उठा लेते हैं, लेकिन इंग्लैंड से मंगवाने के लिए, हमें रेड लिस्ट में वारंट डालने के लिए बाज़ाब्ता एक प्रोसीजर है, वो होगा। लेकिन पहले तो तयन करना है ना कि असल कातिल कौन है। तो जो भी आपने तस्वीर दिखाई अरसलान भट्ट की, तो वो दरअसल एक पेड शूटर था। अरसलान जट जो है ये एक शूटर के तौर पर सामने आया है और मारूफ है, पहले भी इसकी चीज़ें मंजरियां पर काफ़ी आती रही हैं। इसको टारगेट किलिंग की सपारी मिली है, ये पुलिस तफ्तीश इस पर कर रही है। इस तस्वीर को लेकर वो आगे तफ्तीश को लेकर चल रही है। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था कोगी भट्ट साहब की। कोगी भट्ट साहब जो हैं वो अब तक मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 20 से ज़ायद अफराद को कत्ल करने की FIR माशाल्लाह उन पर है, एक नहीं, और वो अभी भी फरार है। और 20 FIR होने के बाद ताहाल वो अमेरिका में मकीम है। और इसमें उम्मीद है कि अगर ये किस्सा हो गया तो CTD जिस तरह चल रही है, फिर वो जो आप फरमा रही थी रेड वारंट वगैरह वो लाने के लिए, लेकिन पहले केस को कंपाइल किया जा रहा है। अच्छा, तीसरा बड़ा अहम पहलू है जो मैं पिछले 2 दिन से आपसे बात कर रहा था, सऊदी अरब वाली। सऊदी अरब में मकीम जो शख्स है जिसका 9 करोड़ का मसला था, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था 2 कत्ल उसके हुए, एक अब्दुल्ला का कत्ल हो गया इसका, और 3 कत्लों के बाद फिर सुलह हो गई। सऊदी अरब वाला बंदा जो था अब्दुल्ला ताहिर से, वो जो 9 करोड़ रुपया वो लेना देना था, वो सारा खत्म हो गया। उन्होंने कहा मैंने माफ़ करो सर, मैं वापस सऊदी अरब जाना ना, मैंने पैसे लेने हैं, मेरा बंदे भी 2 मर गए, बात ही खत्म हो गई, वो वापस चला गया था। अच्छा, उसका एक भाई लाहौर में मकीम है। अच्छा, अब जब अब्दुल्ला ताहिर कत्ल होता है फराह हाशमी साहिबा, तो राना जाहिद जो शख्स है उस बंदे का, सऊदी अरब वाले का, उसकी लोकेशन पुलिस ने निकाली है, मैंने खुद देखी है। अच्छा, उसकी लोकेशन लाहौर की है, वो लाहौर में मौजूद था जब कत्ल हुआ। उसको तो अपने गांव में रहना चाहिए, हाँ। जहां का रिहायशी है वो। उस वक्त उसकी राना जाहिद की लोकेशन लाहौर आ रही है और गुलबर्ग के आसपास आ रही है, फिर ठोकर नियाज बेग पे लोकेशन आ रही। अब इस लोकेशन के बाद और केस मशकूक हो गया। पुलिस को होता ना गुत्थी मिलती है ना, जैसे आप खवातीन स्वेटर बुनती हैं, एक दाने के साथ स्वेटर यूं करके तैयार होता है, एक भी दाना गलत हो जाए वो सब खत्म हो जाता है। अब जब ये लोकेशन निकल आई राना जाहिद की, तो पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए राना जाहिद के लिए। दूसरा भाई तो सऊदी अरब में मकीम है जिसका पड़ा हुआ था, उसको तो नहीं अभी पकड़ा, लेकिन राना जाहिद भी
हथे नहीं चढ़ रहा। काफ़ी छापे मारे हैं लोकेशन के मुताबिक, लेकिन नहीं गिरफ्तारी हुई। फिर क्या हुआ, जहाँ से मैंने शुरू किया वो क्या लफ्ज़ था, विगवा। अब विगवा का मसला शुरू हुआ कि इसके बदले में इसको उठा लिया जाए, अजियत देनी है ना। तो ये जो विगवा वाला जो प्रोसीजर हुआ वो काड़ा में हुआ, वहाँ के लोगों ने पंचायत बिठाई, ये किसने किया, ये कौन कह सकता है कि विगवा करना जायज़ है? आप इतनी मासूम हैं, मैं क्या करूं फराह हाशमी साहबा। बात यह है आपने कभी क्राइम किया नहीं, क्रिमिनल आप है नहीं, घरेलू और इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है। ओ भाई ये सारे काम जो हैं ये अंडर द टेबल होते हैं, ये डॉन माफिया है। हमारी पुलिस, हमारी सीटीडी, ये सब काम जो करती है ये टेबल के नीचे से होते हैं, ऊपर नहीं होते। अब जो विगवा बंदा उठाया जाए, क्या आपका मतलब उसको थाने में रखा जाएगा? मिसाल के तौर पर आप ले लें कि राना जाहिद की वालदा को हमने गिरफ्तार कर लिया, या गिरफ्तार का लफ्ज़ी हिरासत में ले लिया। अब हिरासत में लेके उसको कहा माँ जी आ जाए, माँ जी को फुल इज्जत एहतराम दिया जाएगा, माँ जी को हवालात में नहीं रखा जाएगा, माँ जी को एक प्राइवेट हाउस में मेहमान के तौर पर रखा जाएगा और पैगाम पहुंचाया जाएगा उस मुखालिफ पार्टी को। ये पंजाब की जिंदगी रवायात है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन भट्ट साहब सुनने में यह आया कि 3 दिन के अंदर अंदर इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा, मुजरिम सामने आएगा, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? आप ठीक फरमा रही हैं। जो पुलिस की तफ्तीश अब कंपाइल हो रही है, सीटीडी और इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की, पंजाब की, लाहौर की जो सारी एजेंसियाँ हैं उन्होंने जो कंपाइल किया है उसके मुताबिक अब सिर्फ इन्होंने चीज़ों को ग्रिप में लाना है, मतलब कि बहुत करीब ये पहुंच चुके हैं। अब आखिरी मराहिल है। लाहौर पुलिस के जो सरबराह हैं CCPO लाहौर, उनको रिपोर्ट भी जा चुकी है और उन्होंने अब फाइनल ऑर्डर जो हैं अहकामात कि इसको पकड़ ले, इसको विगवा कर ले, इसको ये कर ले और इस तरह करके इसको डिग आउट किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा 3 दिन में जैसे आप फरमा रही हैं ये कंपाइल हो। थैंक यू सो मच भट्ट साहब। जाते जाते शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह कि आज की सेंचुरी में भी विगवा जैसे रिचुअल्स को प्रैक्टिस किया जा रहा है कानून के होते हुए। लेकिन अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दिस वॉज योर होस्ट फराह हाशमी साइनिंग आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।